by PPP. So now I would like to welcome our chief guest or the keynote speaker today, Dr. Arun Paliwal, who has been working as a controller finance at RGPV. He is representing state government of MP as joint director finance. After graduation, he did his MBA and a PhD in public administration. He has got a long experience in coordinating many projects under PPP scheme. Now he has coordinated many projects under various government departments like MPRDC, that is MP Road Development Corporation, and Urban Development Departments. His main work has been in developing finance for these projects which were under him. So now, without delaying, I would like to hand over this mic and stage for him so that he can share his valuable thoughts with us and educate our students regarding these. Sir, please, Arun sir, Dr. Arun. Yeah. Thank you very much. Okay, sir. Public-private partnership has transformed all of the world so far as the infrastructure is concerned. So India as well as MP is no exception. We can see, I mean, many new infrastructures coming up, like highways, expressways, airports, ports, railways, and so many big and huge infrastructures. Now, हमेशा एक चीज होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, लोग समझते हैं कि इसमें पब्लिक वर्ड है तो मतलब पब्लिक का पार्टिसिपेशन है. सो एक हमेशा एक ये इस तरह का मिथ होता है कि इसमें जनता की भागीदारी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, वेयर इट इज नॉट ट्रू. बिकॉज यहाँ पर जब हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो पब्लिक मीन्स होता है गवर्नमेंट एंटिटी. व्हाई इट इज सो? बिकॉज इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हमारी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होती है पब्लिक के द्वारा, इसलिए हम इसको पब्लिक वर्ड से डिनोट करते हैं, बट इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एंटिटी. तो जब कोई गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, लोकल अर्बन बॉडी और इवन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अगर किसी प्राइवेट बॉडी के साथ, किसी बिजनेस एंटिटी के साथ मिल करके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है या उसको ऑपरेट करती है, तब हम ऐसे पार्टनरशिप को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी एक प्राइवेट कंपनी को एक कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये काम देती है. कंसेशन हम इसलिए बोलते हैं, इसमें कोई कंसेशन नहीं होता, देयर इज नो कंसेशन एज सच. कंसेशन यही है कि जो काम पब्लिक अथॉरिटी का है वो काम पब्लिक अथॉरिटी ना करके वो एक प्राइवेट कंपनी को असाइन कर देती है थ्रू अ कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट, और ये पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट आउट किया गया काम जब ये प्राइवेट कंपनी कैरी आउट करती है और सर्विस सिटीजन को प्रोवाइड करती है, तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है उसको हम पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं. अब इसके रिटर्न में क्या होता है, सिटीजन्स जो कि यूज़र हैं नॉर्मली वो यूज़र फी पे करते हैं. जब कभी भी आप जो बीओटी रोड प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, तो नॉर्मली आपको एक यूज़र फी पे करनी पड़ती है, टोल फी पे करनी पड़ती है, क्योंकि वही इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने का काम करता है. तो सर्विस फी सिटीजन या यूज़र पे करते हैं प्राइवेट कंपनी को, और फिर उसी का कुछ पार्ट बाद में पब्लिक अथॉरिटी को भी आता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जो है ये सब डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मॉडलिंग किस तरीके से हुई है, उसका फाइनेंसिंग का पैटर्न क्या है. बट सिंपली अगर हम ये समझें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, तो ये इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों होना चाहिए, वाई पीपीपी. सो ये वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, वर्ल्ड वाइड एक तरह का फिनोमिना है कि अगर हम देखेंगे कि जो है जिसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, उसके अंदर एक चीज़ यूज़ होती है पब्लिक गुड. पब्लिक गुड क्या होता है,
जो पब्लिक यूटिलिटी है, लाइक रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वाटर सप्लाई है, या आप कहें रोड्स हैं, ये सब क्या है, पब्लिक गुड है। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा होनी है, और जो इसके लिए सिटीजन नॉर्मली अपना टैक्स भी पे करते हैं तरह तरह का। सो इट इज़ सपोज्ड कि सरकार ये सारे काम करेगी। बट व्हाट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दो चीज़ें हुई। एक तो रिक्वायरमेंट या डिमांड जनता की तरफ से बहुत बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बहुत है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। फिर हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। दूसरा, हमारी एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से काफ़ी बढ़ गई हैं, बहुत हाई हो गई हैं। टू मीट ऑल दीज एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट रिक्वायर्स ह्यूज फंड, huge investment is required to जो क्रिएट एंड ऑपरेट ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस का प्रॉब्लम हमेशा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के दूसरे भी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, हेल्थ पर भी उनको खर्च करना है। आप देख रहे हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो सारा का सारा एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग्स हैव बीन मूव्ड टूवर्ड्स दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे समय में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फिर एजुकेशन के लिए चाहिए, गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है जनता को, पीपल को। सो गवर्नमेंट हैज मेनी ऑब्लिगेशन अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड ऑपरेशन। सो सरकार के अंदर रिसोर्सेज की कमी शुरू से रही है, आज भी है, और शायद हमेशा रहने वाली है। तो ये एक इशू है जिसको हम फ्लैग कर सकते हैं, फाइनेंसिंग, लैक ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है एफिशिएंसी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑब्जर्व किया गया कि जब गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, बनाती है, बिल्डअप करती है या ऑपरेट करती है, तो उसमें एफिशिएंसी की कमी देखी गई। कैसे? सपोज करिए कोई भी प्रोजेक्ट है, रोड का है, बिल्डिंग का है, पोर्ट का है, डैम का है, व्हाटएवर, इसका एक जो टाइम होता है कि इतने टाइम में ये पूरा होना चाहिए, वो उतने टाइम में नॉर्मली पूरा नहीं होता था। अगर एवरेज स्टडी करेंगे पिछले कई सालों की, तो गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए प्रोजेक्ट टाइम पर कम पूरे होते हैं। तो जब वो टाइम पर पूरे नहीं होते तो उसके कारण से कॉस्ट ओवररन हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हो तो इस बीच में इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ती हैं मटेरियल की, और हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती हैं, लेबर की प्राइस बढ़ती है, तमाम सब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और इन्फ्लेशन के कारण से कॉस्ट ओवररन होता है। सो सेकंड पॉइंट विच वी नीड टू फ्लैग हियर इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कम होती है, ये एक जो है लैकिंग थिंग है। एंड थर्ड इज मेंटेनेंस। वंस अ इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड और बिल्ट अप, नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक आप देखिए, अगर आप लोगों में से कुछ लोग एयरपोर्ट्स गए होंगे, दिल्ली का या बॉम्बे का, तो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, पोर्ट्स हैं, या चाहे हम कहें वाटर सप्लाई है, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर गुड मेंटेनेंस, जिसमें कि गवर्नमेंट का पैसा भी लगता है, एफिशिएंसी भी लगती है, एक्सपर्टीज भी लगती है, और इन चीज़ों, और ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनके ऊपर में गवर्नमेंट की लैकिंग होती है। So these are the three problems which have been faced by the government on many fronts. Those are financing and efficiency and maintenance. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब देखा गया कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इन रिसोर्सेज, ये लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाएंगे तो वो लिमिटेड ही होगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कम रहेगी हमेशा। तो हमारा गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो 5% से भी कम है इंडिया में, जबकि जीडीपी की 9%, 8% अगर ग्रोथ चाहिए तो ये 10% होना चाहिए। सो 5% का गैप स्टिल अभी भी है उसमें, और आज की तारीख में जीडीपी काफ़ी नीचे चली गई है। इसको ऊपर लाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो क्या किया जा सकता है? इसलिए प्राइवेट सेक्टर के शेयर की ज़रूरत है। तो ये प्लानिंग कमीशन ने 12th फाइनेंस जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान बनाया था,
उस समय ये एनविसाज किया था कि प्राइवेट सेक्टर का शेयर एटलीस्ट 30% होना चाहिए, so that we can keep the spending in infrastructure sector to the required level to get the required GDP growth. But it has not been happened. So इसकी वजह से PPP की बात हुई कि पब्लिक अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के साथ, पार्टनरशिप के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स को टेकअप करें, और सो दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट राइज हो, इंक्रीज हो। तो इससे जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है कि देखिए, पहला बेनिफिट है कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी होती है रिसोर्सेज की जो है इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को बनाने में, और इससे गवर्नमेंट उतनी जिम्मेदारी से बच जाती है और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज सेव हो जाते हैं टू इन्वेस्ट इन दी अदर मोर इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स। सेकेंडली, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं टाइम पर पूरे हो सकते हैं, उसमें जो टाइम ओवररन या कॉस्ट ओवररन नहीं होगा। और तीसरा, इस तरह से क्रिएट किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस आसानी से इफेक्टिवली हो सकता है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द जो नेसेसिटी ऑफ पीपीपी, व्हाई वी नीड पीपीपी। अभी तक का जो मैंने डिस्कशन किया, अगर पार्टिसिपेंट इस पर कोई चीज पूछना चाहते हैं तो मुझे चैट बॉक्स पे बता दें। आई थिंक सर जीडीपी क्या है? जी, जीडीपी, यस सर। हाँ ठीक है, अभी मैं ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बाकी लोग अभी नहीं अपना ओपन करेंगे कुछ भी। जीडीपी क्या है? जीडीपी एक इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ ग्रोथ कर रही है, कैसे ग्रोथ कर रही है। जैसे टेम्परेचर हम नापते हैं ना, टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर से नापते हैं, टेम्परेचर से पता चलता है बॉडी का, हमारे हेल्थ के बारे में। ऐसे ही जीडीपी एक इंडिकेटर है जीडीपी का ग्रोथ। जितने भी लोग हैं देश के अंदर, जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो। अब आप ये पूछोगे कि ये सेक्टर्स क्या हैं, तो अगर मैं इसमें जाऊंगा तो मैं पीपीपी बहुत के लिए मेरा समय चला जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर आप समझ लीजिए एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर आप समझ लीजिए इंडस्ट्री, और तीसरा हमारा टर्सरी सेक्टर जो है इस तरह के होते हैं जो दोनों में ज़रूरत पड़ती है, और उसका उदाहरण है ट्रांसपोर्टेशन। सारे सेक्टर, सारे लोग जो भी सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसका जो सम होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। और जब इस जीडीपी को हम लास्ट ईयर की जीडीपी से कंपेयर करते हैं तो हमें ग्रोथ पता चलती है। तो जीडीपी की ग्रोथ से हमको ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। रिक्वायर्ड जीडीपी ग्रोथ हमारी 8 to 9% है, लेकिन अभी तो ये माइनस में जा रही है। पहले इंडिया में कुछ सालों पहले 7-8% तक हम पहुंच गए थे। तो जीडीपी को रिक्वायर्ड लेवल पर ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट जीडीपी के कम से कम 10% होना चाहिए, और इसमें लैकिंग है। दैट इज़ वाई पीपीपी हैज़ बीन कम इन। एम आई क्लियर? आपको क्लियर हुआ जिसने पूछा था? नाजनीन, ओके। नाउ दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है वीएफएम का कॉन्सेप्ट, वैल्यू फॉर मनी। पीपीपी प्रोजेक्ट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि पीपीपी प्रोजेक्ट हमें वैल्यू फॉर मनी इंश्योर कराते हैं। मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या दोनों मिलकर जितना पैसा एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर को मिलता है, चाहे वो यूजर्स को मिलता है। इसमें 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक गवर्नमेंट है, और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा है यूजर्स। ये 3 इसके स्टेक होल्डर्स हैं। जब इन तीनों को उसका आउटपुट मिलता है, रिटर्न मिलता है, तब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो मालूम चलता है कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। यानी अगर हमने 1 रुपया खर्च किया है या 100 रुपये खर्च किए हैं, 1 करोड़ रुपए खर्च किया है या 100 करोड़ खर्च किए हैं,
तो उसके बदले में हमें कितने का रिटर्न प्राप्त हो रहा है, दैट इज नोन एज द वैल्यू फॉर मनी। और ये एक एक्सरसाइज होती है, मैथमेटिकल एक्सरसाइज भी होती है, इसमें हमें सोशल इंडिकेटर्स को भी यूज करते हैं और उससे पता चलता है कि कोई प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर लेना चाहिए या नहीं। अब पीपीपी है क्या बेसिकली, व्हाट इज पीपीपी? पीपीपी एक अरेंजमेंट है विच इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट एंड दिस एग्रीमेंट इज नोन एज कंसेशन एग्रीमेंट। सो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कंसेशन एग्रीमेंट। जब कभी आप लोग यू पीपल आर द civil engineering people, am I audible to everyone? Yes sir. Okay. तो आप लोग जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप लोग जॉब में जाओगे, आप लोग काम करोगे फील्ड पर, तो आप बहुत सारे जो है सिविल प्रोजेक्ट्स से आपका वास्ता पड़ेगा, लाइक हाईवेज, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, व्हाटएवर। तो इन प्रोजेक्ट्स को जब पीपीपी पर आप लेते हो तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, कैसे रन होते हैं? They are run and they are executed through an agreement which is known as concession agreement। और इस concession agreement आप जैसे समझते हो, एग्रीमेंट के कुछ सिग्नेटरीज होते हैं, कम से कम 2 सिग्नेटरीज तो होते हैं। तो इसमें 2 पार्टीज हैं, एक गवर्नमेंट पार्टी है, दूसरी प्राइवेट पार्टी है जो कि उस प्रोजेक्ट को बनाएगी। तो दोनों इसके सिग्नेटरीज होते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए या उसको चलाने के लिए किया जाता है, टू क्रिएट और मैनेज। और नॉर्मली इसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। 60% या ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आता है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। तो इन्वेस्टमेंट इसमें होता है प्राइवेट, लेकिन प्रोजेक्ट होता है जनता, ये जो है पब्लिक का होता है, यानी ये जो है पब्लिक प्रोजेक्ट होता है विद द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, इसके कुछ फिक्स टाइम फ्रेम होता है कि कितने साल के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है। इसकी परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट होते हैं, बेंचमार्क्स तय होती हैं कि पर्टिकुलर बेंचमार्क को अचीव करने के बाद कितना पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा या यूजर चार्जेस के थ्रू प्राइवेट पार्टी को प्राप्त होगा। ये सारी चीजें, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कंसेशन एग्रीमेंट। सो कंसेशन एग्रीमेंट इज सपोज्ड टू बी द बाइबल ऑफ द पीपीपी प्रोजेक्ट्स। नाउ पीपीपी प्रोजेक्ट्स में 3 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया है। एक तो गवर्नमेंट है, दूसरा प्राइवेट है, सेक्टर है, एंड थर्ड है पब्लिक। पब्लिक मतलब जनता, पब्लिक एज अ होल हु इज द यूजर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें तीनों के डिफरेंट रोल्स होते हैं, तीनों के रोल्स डिफाइन किए हुए हैं। गवर्नमेंट का रोल क्या है? बेसिकली फैसिलिटेटिंग का है कि वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे। अगर जमीन की ज़रूरत है, जैसे रामली रोड के केस में होता है, हाईवेज के केस में, कि रोड को बनाने के लिए जो ज़रूरत है लैंड की, ज़मीन की, वो सरकार प्रोवाइड करती है। या जैसे डैम है, डैम को बनाने के लिए जो आवश्यकता है ज़मीन की, लैंड की, वो सरकार प्रोवाइड करती है। कोई भी चीज़, बिल्डिंग हो, पोर्ट हो, सी पोर्ट हो, इस सबको बनाने के लिए लैंड इज रिक्वायर्ड। सो दिस लैंड हैज टू बी ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर एंड दैट शुड बी जो इनकम्बरेंस फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लैंड दे दी और उसके ऊपर एनक्रोचमेंट है, उसके ऊपर क्लियरेंसेस नहीं है, उसमें दूसरे जो है लिटिगेशंस हैं, तो इससे काम नहीं बनेगा। तो एनकम्बरेंस फ्री लैंड प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम होता है। सो दिस इज द बेसिक रोल ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, उसको फैसिलिटेट करना, जो भी क्लियरेंसेस चाहिए वो प्रोवाइड करना, या यूजर चार्जेस को फिक्स करना। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द गवर्नमेंट्स रोल।
बट जो प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना, उसकी प्लानिंग करना, उसकी फाइनेंसिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना एंड उसको ऑपरेट एंड मैनेज करना। और जनता का क्या है, यूजर्स हैं वो, तो दे आर द यूजर्स, तो जो है यूजर विल गेट द सर्विसेज, बट उनको अगर यूजर फी पे करनी है तो उनको यूजर फी करना उनकी जिम्मेवारी है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने में दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं उन दोनों को सपोर्ट करना जनता की जिम्मेदारी है, और उसको अच्छे से चलने देना दोनों, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना ये भी जनता की जिम्मेदारी है। तो ऐसे जब तीनों स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो निभाते हैं तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं, एंड दिस इज अ विन विन सिचुएशन। ये प्रोजेक्ट्स सबके लिए फ़ायदे के होते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी हैं क्योंकि गवर्नमेंट का फाइनेंस बचता है, उसके रिसोर्सेज बचते हैं, उसका मैन पावर बचता है, उसका लेबर बचता है, उसका मेंटेनेंस बचता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्यों फ़ायदा है, वो इसलिए है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो काम कर सकते हैं, और जो है जब तक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर को तब तक जीडीपी ग्रो नहीं करेगी। अभी किसी ने मुझे पूछा था कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी सारा का सारा कंबाइंड, इट्स अ सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ टाइम पीरियड विद इन द कंट्री, तो इसलिए वो डोमेस्टिक कहलाता है। मतलब विद इन द लिमिट्स ऑफ द कंट्री जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वही जीडीपी है। तो इससे जीडीपी भी बढ़ती है, इकोनॉमी को भी फायदा होता है, और यूजर्स को फायदा होता ही है क्योंकि यूजर्स को बेटर सर्विसेज प्राप्त होती हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त होता है। आई थिंक वी कैन स्किप दिस। यस, सो अभी तक का इंट्रोडक्टरी पार्ट था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आई होप समझ में आया होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरह का ये अरेंजमेंट है, क्यों किया जाता है, क्यों वी शुड हैव दी पीपीपी काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। सो आई होप कि इतना अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, और अब हम इसके डीप में जाएंगे क्योंकि पीपीपी के अंदर कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स यूज होते हैं, जो इसकी एक अलग किस्म की टर्मिनोलॉजी है, उसके कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा यूज किए जाते हैं। जब कभी आप फील्ड में जाएंगे और काम करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको इन सभी टर्म्स से दो चार होना पड़ेगा और आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। मैंने इस तरह के डिपार्टमेंट्स में काम किया है जहाँ सिविल इंजीनियर्स मेरे पास काम करते हैं, या हम कंसेशनर के पास काम करते हैं, बट उनको इसकी कोई नॉलेज नहीं होती, कुछ पता नहीं होता है। सो आई होप कि अप टिल हियर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आप रिस्पॉन्ड करें। तो हम आगे चलें। ओके, थैंक यू, थैंक यू शिव कुमारी, ओम प्रकाश, प्रशांत कुमार, नाजनी, नरेश अहिरवार, शिखा लोधी, रजनी वर्मा। I am not able to see your faces, but at least I am able to see your names. I mean, names of some of you. Huh? Okay, okay, okay. तो सबसे बड़ा जो पीपीपी की बात करते हैं, पीपीपी को एक दूसरा टर्म भी यूज होता है, डीबीएफओटी। तो डीबीएफओटी क्या होता है? नॉर्मली हम पीपीपी बोलते हैं, लेकिन कोई बोलेगा डीबीएफओटी या कोई बोलेगा बीओटी, तो भी आपको समझना पड़ेगा कि ये पीपीपी की बात हो रही है। तो डी स्टैंड्स फॉर डिजाइन, बी स्टैंड्स फॉर जो बिल्डिंग, एफ फाइनेंस, ओ ऑपरेशन, और जो है टी ट्रांसफर, ऐसे इसके मीनिंग्स होते हैं। डिजाइन से लेकर के सबसे पहले जब कोई प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाना है,
तो पहले उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, उसकी डिज़ाइन बनानी पड़ती है, फिर उसको बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो जब ये बन जाता है तो उसको ऑपरेट करना है, और पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम है, मैंने बोला ना कंसेशन पीरियड का एक टाइम फ्रेम होता है, सपोज इट इज 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और वटेवर। तो उस टाइम फ्रेम के बाद प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो टेकिंग अप से लेकर के ट्रांसफर तक की जो प्रोसेस है वो ये 5 लेटर में समाई हुई है, DBFOT। DBFOT मतलब PPP, PPP का ही दूसरा नाम है DBFOT। लेकिन ये जो पांचों एक्शंस हैं DBFOT, ये पांचों के पांच प्राइवेट सेक्टर को हैंडल करना पड़ते हैं। अगर कोई बोले कि प्राइवेट सेक्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका क्या रोल है, तो बोल सकते हैं शॉर्ट में DBFOT, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। सेकंड, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जब कोई प्रोजेक्ट हम पीपीपी पर या बिना पीपीपी के भी कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, मतलब जब हम दिमाग में सोचते हैं कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, हम सोचते हैं या हमारा प्रपोजल होता है कि एक रोड बनना चाहिए, भोपाल से इंदौर के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? दिस इज द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ whether this project is feasible or not, इसको करने के लिए एक स्टडी की जाती है जिसको बोलते हैं feasibility study। और ये feasibility study नॉर्मली एक्सपर्ट करते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ही होता है। अभी किसी ने बीच में कैमरा चालू किया, ना करें ना, जब मैं बोलूँगा तब करिए। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर ये देखा जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि जो प्रोजेक्ट हमने कंसेप्चुलाइज किया है वो प्रोजेक्ट करने लायक है कि नहीं, फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं, फिजिकली वायबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिकेशंस में जाना पड़ता है। सपोज करिए इंदौर से भोपाल एक्सप्रेस हाईवे बनाना है, तो ये कितने लेन का होगा, इसकी कितनी विड्थ होगी, इसकी कितनी लेंथ होगी, इसमें कितने ब्रिजेस होंगे, कितने कलवर्ट्स होंगे, क्या इसमें कहीं टनल की ज़रूरत पड़ेगी, और कितना जगह हमें सर्विस रोड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऑन द रोड हमें क्या क्या फर्नीचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्या क्या हमें एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियन के ऊपर प्लांटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और I mean all those things, all those specifications are envisaged in the feasibility study। और उस सब को करने के बाद हमें पता लगता है कितने लैंड की ज़रूरत होगी, वो लैंड गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है कि नहीं है, कितना इस पे कॉस्ट आएगा, वो एस्टिमेट क्या होगा, और इसमें कितने व्हीकल्स चलेंगे पर डे, आज ट्रैफिक कितना है, रोड बनने के बाद ट्रैफिक कितना हो जाएगा। अगर उतना ट्रैफिक आता है और पर्टिकुलर यूजर चार्जेस को अगर इसके अंदर अप्लाई किया जाता है तो कितना रेवेन्यू आएगा पर डे, पर मंथ, पर ईयर, और इस रेवेन्यू से कितने साल में इसकी कॉस्ट निकल के आएगी। जो भी इन्वेस्टमेंट होना है, सपोज करिए 100 करोड़ लगना है, तो इस 100 करोड़ 30 साल में निकल के आएगा कि 50 साल में निकल के आएगा, और उसके आधार पर इसका टाइम फ्रेम डिसाइड होता है, उसका कंसेशन पीरियड डिसाइड होता है। सो कॉस्ट से लेकर के उसका टाइम फ्रेम, स्पेसिफिकेशंस मोटी मोटी, ये सारी चीजें फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर होती हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पीपीपी प्रोजेक्ट। देन हमको कुछ अप्रूवल्स लेना पड़ते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर सपोज टू ऑब्टेन द अप्रूवल्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास में जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने कंसेप्चुलाइज किया है और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये कहती है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, हम इसको पीपीपी पर करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं इसमें, जो कि इसको अप्रूव करती हैं, और अप्रूव करने के बाद हम इसकी टेंडर प्रोसेस में चले जाते हैं। टेंडर प्रोसेस के दो पार्ट हैं, एक RFQ और दूसरा RFP। RFQ is request for proposal. No,
RFQ इज रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। ये फर्स्ट स्टेप है टेंडर की। ये जो है 2 स्टेप टेंडर होते हैं, इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में RFQ करते हैं, यानी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको हम क्वालिफाई करते हैं। जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन को इसमें चेक किया जाता है। तो क्वालिफिकेशन को 2 तरीके से चेक करते हैं, एक फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन और दूसरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो सपोज करिए कि प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ रुपए का है तो उसका फाइनेंशियल नेटवर्थ इसका कम से कम 25% होना चाहिए, या उसका टर्नओवर इक्वल अमाउंट का कम से कम होना चाहिए, 100 करोड़ का होना चाहिए। और उतने ही करोड़ के उसी तरह के एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉर्मली ये 2 क्वालिफिकेशंस हम रखते हैं साधारण प्रोजेक्ट में, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बढ़ाए भी जाते हैं। तो जो पार्टियां क्वालिफाई करती हैं इन 2 पैरामीटर्स पर, या जो भी पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनका आगे चल के उनसे हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करते हैं, मतलब उनसे हम फाइनेंशियल प्रपोजल बुलवाते हैं। तो फाइनेंशियल प्रपोजल में वो अपना रेट देते हैं कि वो कितना पैसा गवर्नमेंट से मांग रहे हैं या कितना पैसा गवर्नमेंट को उल्टा दे रहे हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि प्रीमियम क्या होता है या वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है। बट फाइनेंशियल कोट के आधार पर अगर वो गवर्नमेंट से पैसा मांग रहा है, वायबिलिटी गैप फंडिंग मांग रहा है, तो जो मिनिमम कोट करेगा उसको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है। और अगर कोई प्रीमियम दे रहा है यानी गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, तो जो मैक्सिमम कोट करेगा उसको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है। तो टेंडर प्रोसेस के ये 2 स्टेजेस हैं, RFQ एंड RFP। RFP में जिसको भी प्रोजेक्ट अवार्ड होता है उसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू किया जाता है, जिसको LOA बोलते हैं। और LOA इशू होने के बाद प्राइवेट पार्टी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो एग्रीमेंट साइन करती है, जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करती है, उसको कंसेशन एग्रीमेंट कहते हैं। और ये कंसेशन एग्रीमेंट ही पूरे PPP प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम को या लाइफ साइकिल को डिफाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक टर्म होता है कंसेशनायर। व्हाट इज कंसेशनायर? कंसेशनायर नॉर्मली इसमें वो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसको ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाता है, उसको हम कंसेशनायर कहते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोलते हैं। नॉर्मली जो EPC प्रोजेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उनमें कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मतलब हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट करती है। बट यहाँ पर पार्टनर होते हैं। PPP का जो बेसिक डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्टरशिप से वो यही है कि इसका जो हमारा पार्टनर है उसको हम कंसेशनायर बोलते हैं और वो हमारा पार्टनर होता है, वो गवर्नमेंट का पार्टनर होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है, यानी वो बराबर का साझीदार होता है, हिस्सेदार। सो कंसेशनायर इज द प्राइवेट पार्टी। जो PPP 3 वर्ड्स हैं, जो इसका सेकेंड नंबर का वर्ड है वो P यानी कि प्राइवेट, उसी को कंसेशनायर बोलते हैं, जिसको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है। देन कंसेशन पीरियड। कंसेशन पीरियड क्या होता है? जितने सब कंस्ट्रक्शन से मिला करके और ट्रांसफर तक जो पीरियड होता है उसको कंसेशन पीरियड कहते हैं। तो नॉर्मली ये 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, वटेवर ये सब होता है, तो उसको कंसेशन पीरियड। फिर एक इसमें होता है कंडीशंस प्रेसिडेंट। कंडीशंस प्रेसिडेंट क्या है? कंडीशंस प्रेसिडेंट्स आर दोज कंडीशंस which are supposed to be fulfilled by the both the parties, the private as well as government। तो 6 महीने का टाइम देते हैं। जब एग्रीमेंट साइन होता है उसके बाद 6 महीने का टाइम मिलता है कि 6 महीने में गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें करनी है और प्राइवेट सेक्टर को क्या क्या चीज़ें करनी है। जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं उन्हीं को कंडीशंस प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट इसलिए कि प्रोजेक्ट शुरू हो, एक्चुअली शुरू हो, इसके पहले कुछ चीज़ें करनी है, कुछ प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या करना है? लैंड ट्रांसफ़र करना है, इनकम्बरेंस फ्री, ऐसी लैंड जिस पर कोई व्यवधान ना हो, वो 6 महीने के अंदर प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करना है, तब तो वो प्रोजेक्ट को बनाएगा।
गवर्नमेंट को उसको पूरे क्लियरेंसेस प्रोवाइड करने हैं जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने हैं, गवर्नमेंट को यूजर चार्जेस नोटिफाई करने हैं, इस तरह की ज़रूरतें होती हैं। और प्राइवेट को क्या करना है? प्राइवेट को ये करना है कि अपना फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्लोजर, जो नेक्स्ट टर्म भी है। फाइनेंशियल क्लोजर मीन्स फाइनेंशियल अरेंजमेंट, फाइनेंशियल टाइप। तो टाइप कैसे होता है, कैसे मतलब प्रोजेक्ट में जो पैसा प्राइवेट पार्टी को लगाना है वो पैसा आएगा कहाँ से, उसकी व्यवस्था करना है। तो नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उसमें भी नॉर्मली बैंक्स उनसे लोन लेते हैं जो 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 कंसेशनायर हैं। तो नॉर्मली इसमें एक डिफाइंड जैसा है कि 30% इक्विटी लगानी पड़ती है। इक्विटी क्या होती है? व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज ओन मनी, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो खुद का अपना पैसा लगाता है वो नॉर्मली 30% होना चाहिए। जब वो 30% अपना खुद का पैसा लगाएगा तभी बैंक उसको 70% लोन देता है। सो ये नॉर्मली 70-30 का अरेंजमेंट होता है, डेट और इक्विटी का रेशियो है। और ये सारा अरेंजमेंट बैंक के साथ टाई अप करना और अपना एविडेंस सबमिट करना पड़ता है उसको गवर्नमेंट को कि हमारा फाइनेंस का अरेंजमेंट हो गया है। सो दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल क्लोजर। ये 6 महीने के अंदर प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल क्लोजर इज ऑल्सो अ कंडीशन प्रेसिडेंट, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। और फिर आता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। प्राइवेट जो पार्टी है उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ती है, जो नॉर्मली प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट का 5% होती है। और ये इसके लिए होती है कि अगर कंसेशनायर बीच में प्रोजेक्ट छोड़ दे तो उसकी जो उसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो गवर्नमेंट के पास रहती है, या वो किसी दूसरे एग्रीमेंट के किसी क्लॉज का ब्रीच करे, उसका उल्लंघन करे, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से उसको रिकवर किया जाता है। सो दीज आर फ्यू वर्ड्स। अगेन कुछ आगे नहीं आ रहा है। सो इसकी टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, दो इट इज कॉम्प्लेक्स, but I'm trying to simplify it for you. So I think it is I'm able to send the thing which I want to send to you. Am I able to communicate with you? इस पर रिएक्ट करोगे आप? Yes sir, बिल्कुल, definitely sir. Okay, because ये क्या है ना, PPP is a complex environment. It is altogether different from the EPC contracts. Definitely. So, normally जो लोग इसको execute भी करते हैं गवर्नमेंट में, they do not know about it. उनको पता नहीं होता ये सारी टर्मिनोलॉजी. Since I have executed hundreds of projects on PPP, so I know these terminology. मतलब मैंने तो I have lived this terminology, Yes sir. तो इसीलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर पा रहा हूँ. अदरवाइज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, बट सिविल इंजीनियर्स आर supposed to know all these things. Otherwise Yes. they won't be able to become the good engineers in the field. क्योंकि engineering is not only engineering but it is also understanding the project, understanding the project terminology and its finances, because finance के बिना कुछ नहीं होता दुनिया में. Yes sir, कोई project successful. Yes sir. Isn't it? Yes. So, any engineering, anything cannot succeed without finance, isn't it? Yes sir. Okay. So now, appointed date. What is appointed date in PPP, in concession agreement? Appointed date is the date on which the condition precedents are met. ये वो तारीख होती है जिसमें दोनों पार्टीज, गवर्नमेंट पार्टीज एंड जो हमारे पब्लिक, जो हमारी प्राइवेट पार्टी कंसेशनायर है, वो अपने कंडीशन प्रेसिडेंट्स को पूरा कर लेते हैं और उसमें बहुत स्पेसिफिकली फाइनेंशियल क्लोजर हो जाता है. द डे ऑन विच द प्राइवेट पार्टी अचीव्स द फाइनेंशियल क्लोजर, इट इज नोन एज द अपॉइंटेड डेट. सो अपॉइंटेड डेट इज द डेट ऑन विच द कंसेशन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम. कंसेशन पीरियड अगर 30 years का है तो इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम द साइनिंग डेट ऑफ द कंसेशन एग्रीमेंट.
इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, और ये नॉर्मली साइनिंग डेट से 6 महीने बाद होती है। 6 महीने का टाइम दिया जाता है, बट अगर 6 महीने से जो है, अगर इसके लिए चाहें तो प्रीपोन कर सकते हैं, पहले कोई ये सारी चीज़ें कर ले, वो फाइनेंशियल क्लोजर कर ले, तो ये पहले भी हो सकता है। बट अगर 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा होता है तो हर एक दिन की पेनाल्टी होती है इसके अंदर। कंसेशन का एग्रीमेंट जो है वो हर दिन की पेनाल्टी प्रिस्क्राइब करता है, 0.5% ऑफ दी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी अमाउंट। सो कंसेशन एग्रीमेंट में देयर आर माइलस्टोन्स, बहुत सारी माइलस्टोन्स हैं कि कब तक उसको अपना कंडीशंस प्रेसिडेंट अचीव करनी है, कब तक उसको कितना % काम करना है, कब उसको कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करना है, कब उसको ट्रांसफर करना है। एवरीथिंग इज देयर इन द कंसेशन एग्रीमेंट। एंड इफ अ पार्टी डिलेज फ्रॉम, आई मीन दैट जो उसका टाइमलाइन है, फॉर अ सिंगल डे ऑल्सो इट इज सपोज टू पे द पेनाल्टी। तो इसमें हैवी पेनाल्टीज के भी अरेंजमेंट्स होती हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या चीज होती है? कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। जैसे ही अपॉइंटेड डेट आया कंस्ट्रक्शन पीरियड चालू हो जाता है। नॉर्मली हमारे हाईवे प्रोजेक्ट्स में हम लोग कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 ईयर्स का देते हैं। तो पहले दिन से चालू हो गया, उनको जो है पूरा अपना 372 आई थिंक, तो उतने दिनों का उसको टाइम मिलता है, तो वो पूरा है कंस्ट्रक्शन पीरियड। और अगर कंस्ट्रक्शन उससे डिले होता है तो अगेन देयर आर पेनाल्टीज, इवन देयर आर इन बिटवीन आल्सो देयर आर पेनाल्टीज इफ समवन जो क्रॉसेस दी, जो उसका टाइमलाइन है, माइलस्टोन वाइज टाइमलाइंस आर आल्सो देयर कि 25% वर्क कितने दिन में होना चाहिए, 70% वर्क कितने दिन में होना चाहिए, इस लेवल तक यहाँ तक आ जाना चाहिए। अगर उससे एक दिन भी डिले होता है देन आल्सो दे आर सपोज टू पे द पेनाल्टी। सो दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज डिफाइंड इन द कंसेशन एग्रीमेंट। नाउ देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा बाद में, VGF एंड कंसेशन एंड प्रीमियम। VGF क्या होता है? VGF होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। सो वायबिलिटी गैप फंडिंग इज द फंडिंग जो कि गवर्नमेंट की तरफ से PPP प्रोजेक्ट्स में लगाई जाती है। गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम VGF बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, जब उसका फिजिबिलिटी स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि ये प्रोजेक्ट 100% PPP इन्वेस्टमेंट से संभव नहीं है। अगर पूरा पैसा प्राइवेट पार्टी लगाएगी तो ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा, इसमें लोग आएंगे नहीं, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द बिडिंग, इन द टेंडर। तो कितना वायबिलिटी का गैप है, मतलब 100% फंडिंग अगर प्राइवेट करे तो ये वायबल नहीं है, तो कितना गैप है वो चेक करना पड़ता है फिजिबिलिटी में। एंड इफ इट इज देयर अप टू 40%, अगर 40% तक का गैप है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड द असिस्टेंस इन वे ऑफ इक्विटी सपोर्ट एंड O&M सपोर्ट। इक्विटी सपोर्ट वो होता है जो कि कंस्ट्रक्शन पीरियड में गवर्नमेंट देती है, O&M सपोर्ट वो होता है जो कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो पीरियड है उसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो अगर 40% तक कोई कोट करता है तो गवर्नमेंट उसको प्रोजेक्ट को PPP पर अवार्ड कर सकती है, लेकिन जो भी इसमें बिडर जितना कम VGF मांगेगा, सबसे कम कोट करने वाले को प्रोजेक्ट अवार्ड होता है। वेयर एज प्रीमियम इज समथिंग वाइस वर्सा है, ये जो है मतलब इट इज समथिंग ऑपोजिट टू VGF। कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जो 100% वायबल तो होते ही हैं, बल्कि वो इतने अच्छे से वायबल होते हैं कि उसमें प्राइवेट पार्टी गवर्नमेंट से कोई VGF नहीं डिमांड करती है, बल्कि गवर्नमेंट को उल्टे कुछ प्रीमियम पे करती है। ऐसे कई रोड प्रोजेक्ट्स में हुआ है कि जिसमें उन्होंने कोई VGF नहीं मांगा और बोला कि हम इतना % टोल का या पर ईयर का बोला कि हम इतने करोड़ पर ईयर विद द इंक्रीमेंट ऑफ जो 5% एवरी ईयर देंगे। तो जो हाईएस्ट प्रीमियम कोट करता है उसको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है। सो दीज आर द 2 बिडिंग क्राइटेरियाज, VGF एंड प्रीमियम, राइट। एक होता है कंसेशन फी, इसको कंसेशन एग्रीमेंट नाम दिया गया है। पूरा का पूरा ये अरेंजमेंट है उसको कंसेशन बोलते हैं। बट व्हाट इज द कंसेशन इन इट?
इज देयर एनी कंसेशन? नो, कोई कंसेशन नहीं होता, गवर्नमेंट कोई कंसेशन नहीं देती। गवर्नमेंट का कंसेशन सिर्फ यही है कि जो काम गवर्नमेंट ने करना था, गवर्नमेंट का करने का जो काम था, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम गवर्नमेंट का है, रोड गवर्नमेंट को बनाना है, बट वो अपना काम असाइन कर रही है प्राइवेट पार्टी को। सो दैट इज द ओनली कंसेशन। सो इन टर्न प्राइवेट प्लेयर्स गेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वरना जो कोई भी प्राइवेट जो पार्टी होगी, जो प्लेयर होंगे, वो रोड तो नहीं बना सकती, वो रेल तो नहीं बना सकते, वो कोई जो है एयरपोर्ट तो नहीं बना सकते। बट गवर्नमेंट में जब ये असाइन करती है तो उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। सो दैट इज द ओनली कंसेशन। और इसके लिए गवर्नमेंट पर ईयर एक कंसेशन फी चार्ज करती है, जो कि 1 रुपये होती है, 1 रुपी पर ईयर। दैट इज वेरी वेरी नॉमिनल, बट दैट इज इन ल्यू ऑफ द कंसेशन। जो कंसेशन दिया गया, कंसेशन इज व्हाट? as such there is no concession, but concession is only the assignment of the task to the जो है एक इसको बिजनेस पार्टी को जो दिया गया, और उसके लिए में 1 रुपी कंसेशन फी चार्ज पर ईयर, राइट। नाउ एक और चीज है इसके अंदर, एन्युटी में अभी आपको बाद में बताता हूँ, पहले बताता हूँ इंडिपेंडेंट इंजीनियर। जो चलो कम से कम पीपीपी के अरेंजमेंट में एक इंजीनियर शब्द की बात हुई, isn't it? सो इंडिपेंडेंट इंजीनियर क्या होता है? जब प्राइवेट सेक्टर कोई प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है तो इसको सुपरवाइज कौन करेगा? हु विल सुपरवाइज दिस? सो फॉर द इंडिपेंडेंट सुपरविजन एक थर्ड पार्टी अरेंजमेंट होता है जिसको इंडिपेंडेंट इंजीनियर बोलते हैं। और ये कोई एक आदमी नहीं होता है, दिस इज अ फर्म ऑफ इंजीनियर्स। ये कोई कंसल्टेंसी फर्म होती है जिसको कि बिडिंग के द्वारा, टेंडर के द्वारा, ट्रांसपेरेंट बिडिंग से सिलेक्ट किया जाता है, और ये पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करता है। और इसका जो रेम्यूनरेशन होता है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों 50-50% पे करते हैं, सो दैट कि वो इफेक्टिवली इंडिपेंडेंटली काम कर सके, वो किसी के अंडर में नहीं होता। नाइदर इंडिपेंडेंट इंजीनियर वर्क्स अंडर दी जो है गवर्नमेंट नॉर दी कंसेशनर। तो ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, और वही जब बोलता है कि माइलस्टोन अचीव हो गई कि नहीं हुई, उसको तो जो उसके सर्टिफिकेशन पर गवर्नमेंट रिलाय करती है। वही बोलता है कि जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। So independent engineers role is very very important in PPP projects, you know, and they are the firms of engineer, and in a way engineers को ये employment opportunity भी होती है कि apart from the concessionaire के साथ काम करने के साथ साथ they have the opportunity to work with the independent engineer consultancy firm also. Now there is, मैंने बोला माइलस्टोन्स होते हैं, मैंने अभी बताया कि हर एक स्टेज के माइलस्टोन्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, जो कि कंसेशन एग्रीमेंट में डिफाइंड होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है COD। COD इज कमर्शियल ऑपरेशन डेट। एक मैंने बताया था अपॉइंटमेंट डेट, दूसरा बता रहा हूँ कमर्शियल ऑपरेशन डेट। कमर्शियल ऑपरेशन डेट इज द डेट ऑन विच द प्रोजेक्ट is ready for the commercial operation. It means कि प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया and independent engineer has issued the completion certificate. उसके अंदर government authorities have inspected it and then they give the commercial operation date. So commercial operation date is the date जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और उस दिन से प्राइवेट पार्टी यूजर फी चार्ज करने के लिए एंटाइटल्ड हो जाती है। इट मीन्स द प्रोजेक्ट इज रेडी फॉर द कमर्शियल ऑपरेशन। सो COD इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो COD कम्स समवेयर, सबसे पहली डेट अपॉइंटमेंट डेट, दूसरा उसके माइलस्टोन से कंस्ट्रक्शन के, तीसरा है COD कमर्शियल ऑपरेशन डेट, एंड लास्ट में ट्रांसफर डेट। और अपॉइंटमेंट डेट से शुरू करके ट्रांसफर डेट तक का जो पीरियड है
जो स्पान है, इट इज़ नोन एज द कंसेशन पीरियड। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो, जो पूरा इसका लाइफ साइकिल है कंसेशन का। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अपॉइंटेड डेट, फिर 2 साल बाद उसका कमर्शियल डेट आता है, और सपोज करिए 30 इयर्स का प्रोजेक्ट है कंसेशन पीरियड, तो रिमेनिंग 28 इयर्स आर लेफ्ट, और ये 28 इयर्स इज द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीरियड, और आखिरी में जाकर के ट्रांसफर डेट। सो और उसके पहले 6 मंथ पहले एग्रीमेंट साइनिंग डेट, जिसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, बट उससे 6 महीने स्टार्ट होते हैं और तब आती है अपॉइंटमेंट डेट। सो दीज आर दी, ये इसका शेड्यूलिंग होता है। नाउ मैंने ट्रांसफर डेट बता दिया है, यूज़र फी मैंने बता दिया कि टोल चार्जेस अगर हाईवे है तो कितने टोल लगेंगे, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक ट्रक्स के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के ट्रक्स होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग यूज़र चार्जेस होते हैं। फिर जो आपके लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कार हैं पर्सनल, इसके लिए अलग चार्ज होता है। इस तरीके के इसके चार्जेस होते हैं। कुछ इसमें एग्जेम्प्टेड व्हीकल्स भी होते हैं, यूज़र फी बहुत सारे सरकारी वाहनों के लिए, एम्बुलेंसेस के लिए, एमपीज के जो या एमएलएस के जो व्हीकल्स हैं उनको एग्जेम्प्ट करते हैं, या डिग्नेटरीज के जो ये होते हैं व्हीकल्स, उनको, आर्मी के व्हीकल्स को एग्जेम्प्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उसमें एग्जेम्पशंस होते हैं। यूज़र फी पहले से डिफाइंड होती है कंसेशन एग्रीमेंट में, और ये पर किलोमीटर का चार्ज होता है। तो जितने तो आपने देखा होगा, जैसे भोपाल से इंदौर जाएंगे तो उसमें 2 या 3 टोल बैरियर हमको मिलते हैं। तो अलग अलग स्पान के रोड के अलग अलग टुकड़ों के इस्तेमाल करने के लिए किलोमीटर्स के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। बट अगर आप इंदौर तक जा रहे हैं और फर्स्ट टोल पर पूरा देना चाहते हैं तो पूरा दे सकते हैं। तो हर साल ये यूजर चार्जेस गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। So when I was there in MPRDC, I used to notify user charges every year, toll charges, right? Then एक इसमें वर्ड है एन्यूटी, जिसको मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, पार्क कर रहा हूँ। कुछ और टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस, इसके अंदर कंसेशन एग्रीमेंट में एक शेड्यूल होता है जिसमें स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं। जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे वो उसमें डिफाइंड होती हैं। फिर चेंज ऑफ स्कोप एक चीज़ होती है कि अगर प्रोजेक्ट को बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड पे कोई सिचुएशन आ गई टोपोलॉजी को लेकर, या ग्राउंड की सिचुएशन को लेकर, या उसकी सॉइल के स्ट्रेटा को लेकर कोई सिचुएशन आती है कि हमें प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज करना पड़ता है, उसके स्पेसिफिकेशन चेंज करने पड़ते हैं। हो सकता है कोई एक और कन्वर्ट की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता कि जो है प्रोजेक्ट को बाईपास करना पड़े कहीं से, तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास इसमें पावर होता है कि कंसेशन एग्रीमेंट में इसका प्रावधान भी होता है कि गवर्नमेंट चेंज ऑफ स्कोप को अलाउ कर सकती है, और इस पर यदि कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आता है तो गवर्नमेंट उसको बियर करती है। देन देयर हेलो या मैं अभी बस समअप करूंगा, थोड़े से वर्ड्स हैं वो और मैं आपको बताता हूँ। एक एक्सटेंशन ऑफ टाइम का क्लॉज भी होता है। मैंने बताया था कि कुछ इसमें माइलस्टोन्स हैं, बट अगर उस माइलस्टोन में काम नहीं पूरा हो पा रहा है, ये कई बार ऐसा होता है, और for the regions attributed to the government authorities. So in that case, extension of time is also provided, is also granted by the government authority. तो फिर उसमें पेनाल्टी नहीं लगती है। Then there are 3-4 other agreements. One is escrow agreement, जो बैंक के साथ, गवर्नमेंट की पार्टी के साथ, और 3 मतलब जो इसके अंदर 3 सिग्नेटरीज होती हैं, प्राइवेट पार्टी, गवर्नमेंट एंड बैंक। वो एक एस्क्रो एग्रीमेंट होता है। एस्क्रो एग्रीमेंट इज द स्पेसिफिक अकाउंट विच इज रन थ्रू दिस एस्क्रो एग्रीमेंट। तो इसमें जो इक्विटी का पैसा है वो इसी अकाउंट में जाता है, डेट का पैसा इसी अकाउंट में जाता है, और इसी अकाउंट से प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर होता है। बाद में टोल स्टार्ट होता है तो टोल का पैसा इसी में जाता है। VGF जो गवर्नमेंट देती है वो भी इसी अकाउंट में जाता है।
और प्रीमियम जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है कंसेशनायर को, वो उसी अकाउंट से पे होता है। टैक्सेस जो पे करने होते हैं वो इसी अकाउंट से पे करने पड़ते हैं। तो ये एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। और एस्क्रो अकाउंट कैसे काम करेगा इसके बारे में डिटेल्ड एग्रीमेंट होता है, जिसको हम एस्क्रो एग्रीमेंट कहते हैं। एक इसमें सब्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट होता है। अब प्रोजेक्ट के लिए जब फाइनेंस की बात हुई थी, फाइनेंशियल क्लोजर, तो फाइनेंशियल क्लोजर कोई भी बैंक कैसे करता है? जब हम भी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक हमें कब लोन देता है? बैंक जब ये इंश्योर कर लेता है कि इसका रीपेमेंट हमें मिल जाएगा। अब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें रिस्क भी बहुत होती है। पीपीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें रेवेन्यू आएगा कि नहीं आएगा, ये कंस्ट्रक्ट पूरे होंगे कि नहीं होंगे। आई मीन दीज आर हंड्रेड्स करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, थाउजेंड्स करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। तो बीच में अगर कोई सिचुएशन आ जाए और कंसेशनायर प्रोजेक्ट को लीव कर दे, छोड़ के चला जाए, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास केवल 5% कॉस्ट की उसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, उसको हम फोरफिट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो बैंक ने जो पैसा तब तक दे दिया है, तो उसका क्या होगा? तो बैंक को गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी ये मिलकर अथॉरिटी देती है कि अगर वो कंसेशनायर बीच में प्रोजेक्ट छोड़ दे, तो बैंक किसी दूसरे कंसेशनायर को रोप इन कर सकता है। सो दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक सब्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट नहीं होता है, तब तक बैंक फाइनेंस नहीं करता। एक और इसमें आता है स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट। अब देखिए, स्टेट को क्या करना है? स्टेट को सपोर्ट करना है किस टर्म्स में? मान लीजिए हाईवे प्रोजेक्ट है, वो हाईवे प्रोजेक्ट में टोल के ऊपर पब्लिक अगर आउटरेज कर दे, या जो है पब्लिक अपना यूजर चार्जेस जो हैं उनको पे करने से मना कर दे, तब क्या होगा? इन सच सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत होती है फॉर इंश्योरिंग द लॉ एंड ऑर्डर, फॉर सपोर्टिंग द कंसेशनायर। तो कंसेशनायर, गवर्नमेंट अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसको स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये नहीं होता है तो बैंक इसको फाइनेंस नहीं करता है। तो स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट है। एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट क्या होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट, कंसेशनायर, अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का वीजीएफ कंपोनेंट आना है, जो मैंने बताया वीजीएफ 40% तक होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट सपोज करिए 35% पर वीजीएफ पर अवार्ड हुआ, तो उसका जो फर्स्ट 20% है, इट कम्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रिमेनिंग 15% it comes from the state government. So for ensuring this arrangement of the VGF up to the extent of 20%, Government of India comes into tripartite agreement. So this is also very very important. जब ये हो जाता है तब जाकर फाइनेंशियल क्लोजर होता है। तो अगर हम देखें कि क्रक्स है कुछ पीपीपी प्रोजेक्ट्स का, तो फाइनेंशियल क्लोजर उसका एक क्रक्स है। जब तक वो नहीं अचीव होगा तो प्रोजेक्ट टिक ऑफ नहीं कर सकता। एक दो तीन टर्म्स और हैं इसमें। एक SLEC, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी, जो कि चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में होती है, चेयरमैनशिप में। और जब कोई प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज किया जाता है और उसको मतलब जब ये देख लेते हैं कि ये फिजिबल है, तो इसके अप्रूवल के लिए मैंने बोला था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। सो दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज SLEC, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी, विच इज चेयर्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी। सो I have faced this SLEC n number of times. I have got cleared and approved so many projects of highways from this SLEC. Then there is one empowered institution. Empowered institution जो काम करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में काम करती है। और इसमें जो 20% मैंने बोला था कि 20% VGF कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज सैंक्शन्ड बाय द empowered institution, which is chaired by the additional secretary of Department of Economic Affairs, Government of India, Ministry of Finance. And there is one more institution at the state level
वो है डायरेक्टरेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। ये डायरेक्टरेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है जहाँ पर सारे पीपीपी प्रोजेक्ट्स स्टीयर होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, सैंक्शन होते हैं, और एसएलईसी का सेक्रेटरीट वो इसमें डीआईएफ में होता है, डायरेक्टरेट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। और मैं आपको बता सकता हूँ कि आज से कई साल पहले 2007-8 में आई वर्कड ओवर देयर एज ज्वाइंट डायरेक्टर पीपीपी। तो मैंने सारे प्रोजेक्ट्स स्टीयर किए हुए हैं। और पीपीपी के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑफिशियल, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है pppinIndia.com, उस पर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो इससे इंफॉर्मेशंस को ले सकते हैं। मैंने एक पॉइंट छोड़ा था और वो था एन्यूटी। एन्यूटी मैं आपको बता देता हूँ। मैनी ए टाइम्स व्हाट हैपन्स कि वीजीएफ पर प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं होते हैं क्योंकि उनका वीजीएफ 40% से ज़्यादा होता है। जब फिजिबिलिटी में हम देखते हैं कि जब तक 50% सपोर्ट नहीं होगा गवर्नमेंट का, 60% नहीं होगा तो प्रोजेक्ट नहीं ले सकते हैं पीपी पर। लेकिन वीजीएफ की लिमिट तो 40% पर ही, तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई थी 2010 में कि बहुत सारे स्टेट हाईवेज थे जो कि पीपीपी पर वायबल नहीं थे, जिसमें कि ट्रैफिक कम था और टोल चार्जेस रेवेन्यू आने के चांसेस कम थे। बट हमें वो प्रोजेक्ट बनाने थे, हाईवे को पूरा करना था। तो हमने एक अलग से एक प्रोजेक्ट का मॉडल बनाया, दैट इज एन्यूटी मॉडल। एन्यूटी क्या है? गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को ऐसे अवार्ड करती है, वो बोलती है कि कंसेशनर इसमें पूरा पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट विल नॉट गिव एनी मनी। आप पहले पूरा पैसा लगाइए और इसको चलाइए, और गवर्नमेंट इसको 15 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी। सो एक प्रकार से डेफर्ड पेमेंट है। जिस तरह से हम बैंक का लोन लेते हैं और हर महीने उसका रीपेमेंट करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट एक और तरीका है पीपीपी पर काम करने का कि प्राइवेट सेक्टर को ये बोलती है कि आप बनाइए और आप पर 6 मंथ्स, बोलते एन्यूटी हैं लेकिन पेमेंट 6 महीने में करती है, हर एक 6 महीने में, प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद हर एक 6 महीने में। तो हमने जो मॉडल बनाया था वो था 15 साल का प्रोजेक्ट, 2 साल कंस्ट्रक्शन करना है, बचे 13 साल, 13 साल में 26 एन्यूटी। तो आप अपनी एन्यूटी कोट करिए, जो भी मिनिमम एन्यूटी कोट करता है उसको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है। तो ये एक दूसरा अल्टरनेटिव है पीपीपी प्रोजेक्ट्स को करने का। तो दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन अभी इतना लंबा है, मैं इसको 1-2 घंटे और बता सकता हूँ, बट आई होप कि मैंने पीपीपी की लाइफ साइकिल को लेकर के एक आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे दी है। एक इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन स्टेज है जिसमें हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, वीएफएम एनालिसिस करते हैं, सूटेबिलिटी चेक करते हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज आती है जहां पर हम प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन, स्ट्रक्चरिंग करते हैं, क्लियरेंसेस लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि डीआईएफ के अंदर एसएलईसी है, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी, एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो सारे के सारे जो अप्रूवल्स हैं वो लिए जाते हैं डेवलपमेंट स्टेज में। और तीसरा है प्रोक्योरमेंट स्टेज, जिसमें कि आरएफक्यू और आरएफपी करते हैं, प्रोजेक्ट को अवार्ड करते हैं, कंडीशन प्रेसिडेंस को फुलफिल करते हैं और फाइनेंशियल क्लोजर को अचीव करते हैं। एंड फ्रॉम हियर द अपॉइंटमेंट डेट स्टार्ट्स। जब अपॉइंटमेंट डेट स्टार्ट होती है तो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और फाइनली सीओडी आता है, और उसके बाद आता है ट्रांसफर डेट। तो ट्रांसफर डेट पर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को जो है वापस प्राप्त हो जाता है। इसके स्टेक होल्डर्स में पहले ही बता चुका हूँ, गवर्नमेंट है, कंसेशनर है, यूजर्स हैं, और एक स्टेक होल्डर और यहाँ पर इस स्टेज में आके जुड़ गया है। नाउ यू कैन अप्रिशिएट ऑल्सो, एंड दैट इज दी लेंडर। लेंडर इज व्हाट? लेंडर वो है जैसे बैंक होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, और उनका क्या स्टेक है? उनका स्टेक है रीपेमेंट ऑफ डेट। उनको रीपेमेंट मिल जाए तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। So this is how there is a whole concept of PPP.
I have tried to simplify it for you. I hope you might have understood it. Rashmi ma'am, whether I'm able to communicate my message? Yes, sir, surely. It was a very nice coverage. I think all the students might have got a greater in-depth of the subject. You have given a insightful knowledge of this particular portion, which is usually not covered in the syllabus. And with this, I would like the students to ask any questions if they have in chat box. Yeah. Even Please, if you have, even you can speak up also one by one. Yeah. I would be happy to answer the queries if there is any. You can also. जी बुंदला जी बोलिए. यस सर. सर ये जैसे कोई भी प्रोजेक्ट सर ये अवार्ड होता है जैसे कि RFP फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, सर मैं एक एग्जांपल टाइप कर दे रहा हूँ सर. जैसे सर RFP फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन एक्सप्रेस, और इसके बाद में सर उसका नाम दिया रहता है जैसे सरदार पटेल रिंग रोड वगैरह. तो सर ये जो RFP वर्ड है वो सर क्यों इसमें डाला गया? RFPs, RFP मैंने आपको बताया था कि टेंडर प्रोसेस है ना, क्योंकि हमें किसी कंसेशनर को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे. तो इसके 2 स्टेज होते हैं. एक होता है RFQ, जिसमें हम क्वालिफाई करते हैं, केवल क्वालिफाइड बिडर ही आने चाहिए. और RFPs रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी उनका प्रपोजल होता है. टेंडर को ही RFP बोलती है. PPP टर्मिनोलॉजी में टेंडर इज नोन एज RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. मतलब उसका प्रपोजल क्या है, हाउ मच मनी दे वांट एज VGF और हाउ मच मनी दे आर विलिंग टू पे प्रीमियम, या जो है व्हाट इज द एन्युटी जो दे वांट टू कोट. So all those things are there in the proposal. It is the financial proposal of the project. ये टेंडर प्रोसेस का हिस्सा है, राइट? यस सर. बट सर ये सर PPP में नहीं आ रहा सर. ये बोल रहे हैं कि सर ऑन EPC मोड अंडर भारतमाला वगैरह सर. नहीं, तो EPC में भी RFP होता है. EPC में भी, क्योंकि टेंडर तो दोनों में होता है ना. यू अंडरस्टैंड इट, है ना. तो जो टेंडर दोनों में होता है, EPC एज वेल एज PPP. तो RFP दोनों जगह हो सकता है. लेकिन EPC का जो एग्रीमेंट होता है दैट इज नॉन नोन, वो कंसेशन एग्रीमेंट नहीं होता है. दैट इज एग्रीमेंट ओनली, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, राइट. लेकिन PPP में कंसेशन एग्रीमेंट, दैट इज द डिफरेंस, राइट. सर और ये सब जो HAM है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, हाइब्रिड सर इसमें तो हाइब्रिड वर्ड में सर क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, यस. देखो मैंने 2 चीजें बताई. एक तो मैंने बताया एन्युटी प्रोजेक्ट, राइट. तो जो एन्युटी प्रोजेक्ट मैंने बताया कि उसमें कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम रीपे करते हैं इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. हाइब्रिड एन्युटी इज व्हाट? हाइब्रिड मतलब ये जिस तरह से VGF होता है या EPC होता है, EPC प्लस एन्युटी का हाइब्रिड है. तो इसमें 40%, ये जरूरी नहीं कि 40 ही हो, 40% अमाउंट नॉर्मली कंस्ट्रक्शन पीरियड में पे कर देते हैं. आजकल उसको बढ़ा के 50% कर दिया है. सो 50% है. जैसे सर उसमें ये होता सर कि हाइब्रिड में सर कि 40% जो आपका पेमेंट है 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन पीरियड में दे दिया जाएगा. एग्जैक्टली. और अभी उसका लिमिट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 50% तक कर दिया है. बिकॉज देयर ये पैसे का अभी क्रंच है ना गवर्नमेंट ये मार्केट के अंदर, क्योंकि PPP प्रोजेक्ट्स आर नॉट बीइंग फाइनेंस्ड बाय द बैंक्स और लेंडर्स. सो दैट जो उसका लिमिट है इट हैज बीन रेज्ड अप टू 50% एंड रिमेनिंग 50% इज पेड in the equal installment during the operation and maintenance period. Is it right? Yes sir. Are you okay with it? Okay. Yeah. Any more questions? Any other question? Anybody else? कोई कमेंट आपको समझ में आया? कोई बताइए, जस्ट योर कमेंट. समझ आया आपको कुछ? कोई भी बोलिए. अभी मुझे दानिश खान दिखाई दे रहे हैं. बताओ दानिश आप. आपको मेरी आवाज आ रही दानिश? दानिश आप बता सकते हैं, डिड यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स जो सर ने बताया? यस सर, एक क्वेश्चन आया है जी.
छोटा सा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कितना परसेंट शेयर रहता है सर? Right now, I'm not able to answer this question. He needs to refer सर it ये to 10%, somewhere, I 10 mean, to 11%. the internet. Okay, okay. So I think the questions have, they don't have any questions. But sir, you Okay. did an excellent job covering all the relevant data and terms and conditions involved in the PPP model. So now with this, I would like to thank all our participants. सर one First more of doubt, all, sir, please. हाँ, please go ahead. कौन है? If you have doubt, सर ये please tell your थोड़ा सा name, please. मैम Please tell प्रद्युम्न your राजा, प्रद्युम्न हाँ. राजा बुंदेला मैम। Okay. सर ये जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज को जो हायर करने के लिए डीपीआर बनाने के लिए सर जो अपन निकालते हैं सर टेंडर, हाँ हाँ उसमें बहुत सारी कंपनीज आती होंगी सर, है ना? हाँ हाँ तो कई बार बोलते सर कि डीपीआर जो बना रहे हैं तो उसकी जो भी सर्वे वगैरह होता वही कंसल्टेंसी करेगी, साथ में डिजाइनिंग भी वही करेंगी और साथ में आपका जो भी एग्जीक्यूशन वगैरह रहेगा उसमें गाइडेंस भी वही देने वाले हैं, है ना सर? तो सर क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी कभी सर डिजाइनिंग भी तो करती ना सर? क्या बोला आप? आपका आखिरी पार्ट नहीं समझ पाया। कंस्ट्रक्शन कंपनी सर डिजाइनिंग भी करती हैं। डिजाइनिंग? यस सर, तो मतलब कि जो हाँ कंसल्टेंसी। मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट ये है कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स जब होते हैं ना, तो इसमें डीपीआर नहीं बनता। पीपीपी प्रोजेक्ट में केवल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, लेकिन जब ईपीसी प्रोजेक्ट होता है तो डीपीआर बनता है। क्योंकि ईपीसी प्रोजेक्ट में डीपीआर इसलिए बनता है कि गवर्नमेंट को केवल कॉन्ट्रैक्ट देना है और पैसा देना है, कंस्ट्रक्टर वो कॉन्ट्रैक्टर को बनाना है एज पर द डीपीआर। तो डीपीआर में पूरा डिटेल्ड सर्वे एंड एवरीथिंग इज हैपन। बट सो फार एज पीपीपी इज कंसर्न, उसमें केवल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बेसिस पे प्रोजेक्ट को जब अवार्ड कर देते हैं तो उसकी डिटेल डिजाइनिंग का पार्ट है वो कंसिस्नायरी करता है। मैंने इसीलिए आपको शुरू में बताया था कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स को हम डीबीएफओटी बोलते हैं, तो उसका जो पहला वर्ड जो इसका लेटर है वो डी है। डी मतलब डिजाइन। तो डिटेल डिजाइनिंग का काम कंसिस्नायर को खुद करना पड़ता है। वेयर एज इन ईपीसी पहले से ही डीपीआर होता है, उसी डीपीआर को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कर देता है। अब जो आप कह रहे हो कि डीपीआर कौन बनाएगा, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कई बारी डीपीआर बनाने, कई बारी क्या अधिकांशतः डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट एजेंसी को हायर कर देती है। लेकिन और ऐसा भी होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए भी कई बार कंसल्टेंट हायर करती हैं। तो दिस हैपन्स इन द गवर्नमेंट कि कंसल्टेंट्स के माध्यम से काम होता है, क्योंकि ये पूरा स्टडी वर्क है, चाहे डीपीआर हो, चाहे फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो, चाहे डिजाइनिंग हो, तो ये कोई भी कंसल्टेंट कर सकता है। इवन कई बार बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अपने खुद के कंसल्टेंट्स होते हैं जो है डिजाइनिंग का काम करते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग तो हमने कंसिस्नायर को ही दी है। वो चाहें तो अपनी खुद की इन हाउस भी कर सकते हैं, वो चाहें तो डीपीआर के लिए अलग से डिजाइनिंग के लिए अलग से कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। और सर ये जो सर थोड़ा सा सर ओवरव्यू दे दीजिए सर थोड़ा सा ईपीसी के लिए, कि गवर्नमेंट जो है एक जब उनके माइंड में आता है कि भाई हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अपना ये रोड बनाना, ये प्रोजेक्ट है, उसके लिए सर क्या क्या स्टेप वाइज वो मतलब होता रहता सर प्रोसेस थोड़ा? ईपीसी का ओवरव्यू चाहिए? यस सर। आई वुड सजेस्ट कि आपको हम किसी दूसरे ईपीसी के लिए भी एक एक्सपर्ट को कॉल करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस पीपीपी पे था। ओवरव्यू दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ओवरव्यू दे सकता हूँ। ईपीसी में तो क्या होता है कि आपको कंसेप्चुलाइज करोगे और आप चाहो तो सीधा डीपीआर बनाओगे, इसमें कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, डीपीआर बनाओगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेती है गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद में इसको टेंडर आउट कर देते हैं। जब ये अवार्ड हो जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करता है, हर एक माइलस्टोन के ऊपर गवर्नमेंट पेमेंट करती है। सुपरविजन चाहे तो गवर्नमेंट खुद कर सकती है, सुपरविजन के लिए चाहे तो सुपरविजन कंसल्टेंट्स भी लगा सकती है, क्योंकि आजकल सुपरविजन कंसल्टेंट्स जो है लगाने की ज़्यादा प्रथा है, तो वो करते हैं। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल बिल का पेमेंट हो जाता है, सुपरविजन कंसल्टेंट भी चला जाता है। कई बारी वो मेंटेनेंस पीरियड में भी रहता है थोड़ी देर के लिए, कुछ सालों के लिए। और गवर्नमेंट के पास एक इसकी जो है
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रहती है, वो जो आपको पता ही होगा, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है, अगर उस पीरियड के अंदर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसके परफॉर्मेंस या तो उसको रिपेयर करना पड़ता है या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से उसको फॉरफिट कर लेते हैं। तो जो है दिस इज हाउ ईपीसी इज डन। एम आई क्लियर? ओवरव्यू मिला आपको? यस सर, थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन अगर है पीपीपी के कंसर्न में तो आप पूछ सकते हैं। और ये सर जो एनवायरमेंटल और ये सर फॉरेस्ट के क्लियरेंस के चक्कर में सर जो प्रोजेक्ट फंस जाते हैं सर, उसमें कंपनी से गवर्नमेंट बोलती है कि आप क्लियर कराओ, क्लियर नहीं हो पाते, कंपनी घाटा खा के चली जाती है सर। तो कुछ इसके बारे में सर थोड़ा सा कैसे एक बार रिपीट करिए, आप एक बार रिपीट करिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था किसी बच्चे का। जी जी सर, ये जैसे मेन सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर फॉरेस्ट क्लियरेंस की सर, और एनवायरमेंटल तो जल्दी ही हो जाता सर। तो सर फॉरेस्ट चक्कर में जो लेट हो जाता है और कंपनीज को गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप क्लियर कराएं, उसके चक्कर में कंपनीज को घाटा लग जाता सर। थोड़ा सा बताइए कैसे होता सर? देखो आपने बहुत आपका नाम क्या है? सर प्रद्युम्न राजा बुंदेला सर। बुंदेला जी। अच्छा बुंदेला, तो आप स्टूडेंट हो या? सर 4th ईयर है सर, 8th सेमेस्टर। ओके, वेरी गुड। चलो मुझे खुशी है कि आपको कुछ बातें पता हैं और ये अच्छी बात है। फॉरेस्ट क्लियरेंस आपने सही बोला है, ये बहुत ही रेलिवेंट विषय है कि इसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस बोलती है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो देती है, और हम लोग भी अपने बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में बहुत चक्कर लगाए हैं। तो ये है एक वास्तव में एक चीज़ है, लेकिन इसमें दो बातें मुझे क्लियर करनी है। पहली बात तो ये कि ये कंडीशन प्रेसिडेंट है गवर्नमेंट के लिए। एनवायरनमेंट क्लियरेंस कोई जो है प्राइवेट जो कंपनी है वो उसको नहीं ला सकती है, वो उनका काम भी नहीं है, उनका ऑब्लिगेशन भी नहीं है, ठीक है। कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज उनको हेल्प करने के लिए बोल देते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई चलो हमने अपना प्रपोजल भिजवा दिया है, आप जाके मिनिस्ट्री में फॉलो कर लो। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जिम्मेवारी उनकी वैसे नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है सीरियस होती हैं, या बोलना चाहिए प्रोएक्टिव होती हैं। हम लोग कैसे एमपीआरडीसी में रहकर इतने हाईवेज बना पाए हैं, कैसे हम लोग टाइम पर प्रोजेक्ट्स कर पाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारी जिम्मेवारी है वो हमको ही पूरी करनी है। इसके अलावा भी कई बार जो कंसेशनायर की जिम्मेवारी है उसको पूरा करने के लिए भी हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, उसका फाइनेंशियल क्लोजर कराने के लिए भी कई बार हम लोग बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। उनके कोई क्वेरीज होते हैं तो हम बताते हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंसिंग करके देते हैं। तो ये डिपेंड करता है अथॉरिटी टू अथॉरिटी, समझ रहे हैं आप। जो अथॉरिटीज अपना फॉर्मेलिटी में ऐसे ही काम करना चाहती हैं चालू, तो वो उसको एक बारी चिट्ठी भेज के छोड़ देती हैं। लेकिन जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो खुद तो करते ही हैं, कंसेशनायर को भी बोलते हैं कि चलो आप भी साथ में आओ, आप भी हमारी मदद करो, और जो आपके काम है उसमें हम भी आपकी मदद करते हैं। तो दैट इज वाई पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, कोई अलग भाई आधा किलोमीटर एक अलग जाएगा और उसके बाद का आधा किलोमीटर कोई अलग जाएगा, तो ये तो पीपीपी नहीं होगा। सो दैट इज हाउ इंडिया में पीपीपी को ना प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करती है। दिस इज अ पार्टनरशिप, यू नो। इसमें दोनों को ना, दोनों पार्टीज हैव टू गो हैंड इन हैंड, राइट? यस सर। सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, हाँ, जब अविकल श्रीवास्तव सर अच्छा। से पूछा है कि अगर फ्यूचर में अपनी कोई कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग या प्लानिंग की कंपनी ओपन करता है तो किस तरह की फैसिलिटीज या प्रमोशन वो करे ताकि उससे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलने लगे? अभी तो बेटा क्या नाम बताया आपका? अविकल। आपको एकदम से इसमें दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ यू नो स्टार्टअप नहीं है, ये आप अकेले नहीं कर सकते हो इसको। मतलब इसको जब आपको शुरू में, आपके पास जब कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो कौन आपको काम देगा? कोई नहीं देगा। तो आपको पहले तो इस तरह की जो कंपनी है उसमें काम करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, एक्सपोजर लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और तब जाके आप अपनी नई कंपनी खोल सकती हो। तो विदाउट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना यू कैन नॉट आई मीन सक्सीड। आप खोल भी लोगे तो खोल के बैठ जाओगे, हु विल कम टू यू, आपके पास कोई आएगा नहीं। तो पहले इसका अभी तो ये है कि आप अगर इंटरेस्ट ले रहे हो इन सब चीज़ों को, तो पहले तो अभी आप थ्योरी पार्ट इसका अच्छे से पढ़ो समझो,
और देखो, और कहीं इंटर्नशिप मिलती है ऐसी कंपनीज के साथ काम करने की तो जरूर 1 महीने भी जाके देखो। कोई प्रोजेक्ट का डीपीआर बन रहा है तो उसको सीखो समझो। आई मीन रोज कुछ ना कुछ काम होता है। ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते हैं कि मैं जब काम करता था तो डेली एक नई सिचुएशन आती है हमारे पास, कंसेशनर आता है। अब प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर होते हैं। कोई प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज हो रहा है, किसी का फिजिबिलिटी बन रहा है, किसी का टेंडर चल रहा है, किसी का अवार्ड हो रहा है, किसी का सीओडी आ गया, किसी का फाइनेंशियल क्लोजर है, तो किसी का ट्रांसफर डेट आ गया, तो किसी का कुछ आ गया। बीच में तरह तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं जब फील्ड पर हम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताया है, लेकिन जब प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें तरह तरह की नई सिचुएशंस रोज आती हैं जिनसे हमें हैंड्स ऑन करनी पड़ती हैं, 2-4 होना पड़ता है और उसको प्रैक्टिकली। और बोलना चाहिए कि इसकी कोई थ्योरी लिखी नहीं है कहीं पर, देयर इज नॉट, कोई बाइबल नहीं है इसका, कोई गीता बाइबल। ये तो करने से आता है, खुद बनता है। तो आपको अगर समय मिलता है तो इंटर्नशिप करो, इन कंपनीज के साथ जाकर काम करो और बाद में कुछ समय फुल टाइम का आप काम करो, और उसमें काम करने के बाद कुछ लोगों को साथ लेकर आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा। यू विल रिक्वायर टू हैव अ फुल फ्लेज्ड कंपनी अंडर यू, जिसमें कि आपके पास एक्सपर्ट्स हैंड भी होने चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास पैसा हो बहुत सारा तो आप एक्सपर्ट्स को हायर कर लें और एक कंपनी खोल लें। मैं अपनी बात पहुंचा पाया आपके पास? Yes, sir. Thank you for patient listening and answering the questions of the students. Okay. Yes, sir. अभी कल का आंसर भी आ गया सर। क्या बोल रहा है? सर उसमें अभी चैट बॉक्स में दिया उसने। यस सर। ओके, या आई हैव सीन, आई हैव सीन इट। थैंक यू, ओके, थैंक यू अभी कल। लेकिन कभी जरूरत हो तो आप मेरे से बात कर लेना। मैं आपको अपना ये नंबर शेयर करता हूँ। जी सर, चैट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिएगा। मैं इस पर दे देता हूँ। जी, ये मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा है, इसको मुझे पूरा दिन चाहिए। ऑब्वियसली सर, कई वर्षों का एक्सपीरियंस के बाद बनाए सर वो। या नहीं, ये क्या है, प्रेजेंटेशन अपनी जगह है बट एक्सपीरियंस अपनी जगह है ना। सो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी व्हेनेवर यू रिक्वायर एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट व्हेनेवर, आई मीन व्हाटएवर इज पॉसिबल। Thank you, sir. With your permission, can we go ahead for the closure? Yeah. Okay. Thank you, sir. Now, before closing this program, I would like to end with my thanks. So, I would like to thank RGPB to equip 3, especially Dr. S.C. Chaubey, sir, for his support to our institute, for involving our institute in Tech 3 activities and helping in enrichment of our students and faculty members. Secondly, I would like to thank our management and our director, sir, for their generous and unconditional support and guidance to us and to motivate us to work for upgradation and fulfillment of such programs for our faculty members and our students and as a department as a whole. I would also like to thank Dr. Arun Paliwal for sparing his valuable time for us. He was very much ready on a single phone call. Thank you, sir. This shows your commitment towards the education sector, and you have given us very clear and in-depth picture of what is PPP, that is public-private partnership. I'm sure all the participants are benefited by your lecture. I would like to thank our participants for participating in this webinar, without whom this webinar would not have been successful. In the end, I would like to thank my fellow colleagues who have sincerely worked for successful and conduction of this program over a very short period of notice, and especially Professor Dipesh Malviya for his IT supports. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you so much, and I'm seeing so many, thanks. I mean the comments, and I'm really happy to see all those comments, and I'm really happy to share my views, my experience, my thoughts on the subject, and I would, extend
my gratitude towards you and everybody. I mean, everybody from your team and all of your participants. Thank you so much. So we would like to approach you for Yeah. we would like to approach you, sir, for further enrichment on this subject, maybe Definitely. with a particular project and whatever type of problems it has faced and how it has seen its completion. Maybe Definitely. with this view, we will contact you very soon. Thank you, Sure. sir. Sure. Thank you very much. Thank you. Okay. A link is available in the chat box, and you will get after certificate get after filling the feedback link. So, हेलो मैम, मैंने आपको पूरा एक वर्ड की फाइल में इमेजेस को करके पहुंचाया है 25-30 इमेजेस हैं, और कुछ इमेज आप अभी लास्ट में बोल रहे थे तब और क्लिक करनी, वो भी सेंड कर दूंगा मैं। और 54 फीडबैक आ गए हैं अभी तक। हाँ